हेलो बच्चों, आपका मेरे YouTube चैनल हिस्ट्री टेल्स पर स्वागत है। इस वीडियो में मैं वर्ग 10 के इतिहास विषय का दूसरा चैप्टर समाजवाद एवं साम्यवाद लेकर आया हूँ। फरवरी 2026 में होने वाली मैट्रिक की परीक्षा की दृष्टि से जो अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, उसकी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। साथ ही साथ कालक्रम के अनुसार समाजवाद एवं रूसी क्रांति को भी समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अब बिना समय गंवाए इस वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं। जैसा कि इस चैप्टर का नाम समाजवाद एवं साम्यवाद है, तो सर्वप्रथम हम समाजवाद एवं साम्यवाद को समझने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों, समाजवाद जो है यह एक ऐसी आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था है जिसमें किसी राष्ट्र के संसाधनों एवं उत्पादन के सभी साधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है। यानी कि किसी भी देश के अंदर जितनी भी संपत्ति होती है, संसाधन होते हैं या उत्पादन के साधन होते हैं, उस पर सरकार का एकाधिकार होता है। सरकार का एकाधिकार होता है और सरकार उन संसाधनों का, उन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल करती है अपने देश में रहने वाले समस्त लोगों के लाभ के लिए। तो ये है समाजवाद। मान लीजिए कि किसी देश में, किसी देश की जो भूमि है या किसी देश के अंदर कोई फैक्ट्री है, तो उस फैक्ट्री का जो स्वामित्व होता है वह किसके पास होता है? सरकार के पास होता है। और सरकार उस फैक्ट्री से जिन चीज़ों का भी उत्पादन करती है, उसका लाभ वह सभी लोगों को देने का प्रयास करती है। तो यह है हमारा समाजवाद। जबकि साम्यवाद समाजवाद की अंतिम अवस्था है एवं मार्क्सवादी नजरिए का अंतिम लक्ष्य भी, जो एक ऐसे समाज की स्थापना या कल्पना करता है जहां न कोई देश हो, न कोई सरकार और न ही व्यक्तिगत संपत्ति होगी, बल्कि सभी लोग अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करेंगे एवं अपनी जरूरत के अनुसार फल प्राप्त करेंगे। पहला प्रश्न है, विश्व का पहला समाजवादी देश कौन था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर रूस होगा। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन यूटोपियन समाजवादी थे? तो यूटोपियन समाजवादी, चलिए देखते हैं, सेंट साइमन, चार्ल्स फोरियर और लुई बला, ये तीनों यूटोपियन समाजवादी थे और इन तीनों का संबंध जो है वह रूस से था। इसके अलावा एक और यूटोपियन समाजवादी है, रॉबर्ट ओवेन। रॉबर्ट ओवेन, और इनका संबंध है इंग्लैंड से। रॉबर्ट ओवेन को इंग्लैंड में जो समाजवाद है उसका पिता माना जाता है, जबकि सेंट साइमन को फ्रांसीसी समाजवाद का पिता कहा जाता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा इनमें से सभी। यूटोपियन समाजवादी को स्वप्नदर्शी समाजवादी भी कहा जाता है और इसे आदर्श समाजवादी भी कहा जाता है। इनका मानना था कि अमीरों की दया की वजह से गरीबों की सहायता की जा सकती है। सेंट साइमन जो है, इन्होंने 1827 में प्रथम बार समाजवाद शब्द का प्रयोग किया था। तो समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सेंट साइमन ने। कब किया था? 1827 में। लुई बला प्रथम यूटोपियन समाजवादी था जिसने राजनीति में भाग लिया था। 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के बाद वहाँ जो नई सरकार बनती है उसमें यह मंत्री भी बनता है। और लुई बला का मानना था कि आर्थिक सुधार के लिए राजनीतिक सुधार आवश्यक है। राजनीतिक सुधार जरूरी है, यह लुई बला का मानना था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया था? जैसा कि पिछले स्लाइड में हमने देखा है कि समाजवाद शब्द का जो प्रयोग है वह सर्वप्रथम 1827 में किया गया था और यह किसके द्वारा किया गया था? सेंट साइमन के द्वारा।
सेंट साइमन के द्वारा इस शब्द का प्रयोग किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता सेंट साइमन को कहा जाता है, जबकि रॉबर्ट ओवन को किस देश के समाजवाद का जन्मदाता कहा जाता है? इंग्लैंड का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया था। अगले स्लाइड में हम कार्ल मार्क्स की विस्तृत जीवनी देखेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। कार्ल मार्क्स जो है दोस्तों, उसे वैज्ञानिक समाजवाद का पिता कहा जाता है, और कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 में ट्रियर राइन प्रांत में हुआ था, और यह राइन प्रांत कहाँ है? प्रूसिया में, वर्तमान जर्मनी। जबकि कार्ल मार्क्स की मृत्यु जो है वह 14 मार्च 1883 को लंदन में हुई थी। परीक्षा में विशेष रूप से जन्म का वर्ष या मृत्यु का वर्ष पूछा जा सकता है, या ये भी पूछा जा सकता है कि इनका जन्म किस देश में हुआ था, जर्मनी में या प्रूसिया में। इसकी पत्नी का नाम जेनी वॉन वेस्टफेलन था। इसने अपने बचपन के मित्र से ही विवाह किया था। और इनकी शिक्षा की अगर बात की जाए तो बर्लिन विश्वविद्यालय से इन्होंने दर्शन शास्त्र में पीएचडी किया था। इसके अलावा ग्रेजुएशन जो है बॉन यूनिवर्सिटी से इसने किया था। 1844 में फ्रेडरिक एंगल्स से इसकी मुलाकात होती है, और फ्रेडरिक एंगल्स जीवन पर्यंत इसके साथ रहते हैं। दोनों मिल करके मार्क्सवाद पर और साम्यवाद पर काम करते हैं। 1848 में साम्यवादी घोषणा पत्र इन्होंने फ्रेडरिक एंगल्स के साथ ही मिलकर के जारी किया था। फ्रेडरिक एंगल्स के साथ मिलकर के इन्होंने 1848 का घोषणा पत्र जारी किया था, और उस घोषणा पत्र में ही मशहूर नारा दिया था, दुनिया के मजदूर एक हो जाओ। प्रथम इंटरनेशनल लंदन में हुआ था, जो कि 1864 में, और इसका नेतृत्व कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया था। 1867 में इसने अपनी बहुचर्चित पुस्तक दास कैपिटल की रचना की, और इसका प्रथम खंड जो है उसका प्रकाशन 1867 में हुआ था। जबकि 1889 में इसकी मृत्यु के पश्चात 1883 में ही मार्क्स की मृत्यु हो जाती है, तो फ्रेडरिक एंगल्स के द्वारा द्वितीय इंटरनेशनल करवाया जाता है, और यह द्वितीय इंटरनेशनल कहाँ होता है? पेरिस में होता है 1889 में। और इस द्वितीय इंटरनेशनल जो सेकेंड इंटरनेशनल होता है, इसी में एक महत्वपूर्ण यह मांग रखी जाती है, काम के घंटे को घटा करके 8 घंटे की बात कही जाती है, और दूसरा मजदूर दिवस 1 मई को मनाने के लिए आह्वान किया जाता है। तो 1890 के पश्चात प्रत्येक वर्ष 1 मई को विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है, विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है। जबकि अंतिम और तृतीय कॉमिंटर्न या तृतीय इंटरनेशनल जो है यह 1919 में हुआ था, और यह मॉस्को में हुआ था, और इस समय इसमें सर्वाधिक योगदान लेनिन का था। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। इसमें प्रश्न है कि द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो जैसा कि पिछले स्लाइड में हम देखे थे, सेकेंड इंटरनेशनल जो है इसकी स्थापना कब की गई थी? 1889 में की गई थी, और यह कहाँ हुआ था? पेरिस में। अगला प्रश्न है, दास कैपिटल की रचना किसने की थी? तो दास कैपिटल की रचना किसने की है? कार्ल मार्क्स ने की है। 1867 में इसका प्रथम खंड प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट है, समाजवादी दर्शन किस बात पर बल देता है? किस पर बल देता है? पहला है राजनीतिक समानता पर, दूसरा है नागरिक समानता पर, कानूनी समानता पर, और डी है ऑप्शन आर्थिक समानता पर। तो समाजवादी दर्शन जो है यह मुख्यतः आर्थिक समानता की बात करता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, कॉमिंटर्न की स्थापना का उद्देश्य क्या था? ये जो कॉमिंटर्न है यह कम्युनिस्ट इंटरनेशनल से मिलकर बना है। कम्युनिस्ट प्लस इंटरनेशनल से मिलकर के बना है कम्युनिटर्न, जिसमें कम्युनिस्ट का COM लिया गया है और इसका TRN लिया गया है। कम्युनिटर्न की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? साम्यवाद का प्रचार करना, क्रांति का प्रचार करना, पूंजीवाद का प्रचार करना, समाजवाद का प्रचार करना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा समाजवाद का प्रचार करना, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है, कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? 1818 में। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया था? तो कार्ल मार्क्स ने कम्युनिस्ट घोषणा पत्र जो है वह एंजिल्स या एंगेल्स के साथ मिलकर के किया था,
और यह घोषणा पत्र कब किया था? 1848 में किया गया था। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के नाम से भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? तो समाजवादियों की बाइबिल जो है वह दास कैपिटल को कहा जाता है। और यह दास कैपिटल किसके द्वारा लिखा गया है? कार्ल मार्क्स के द्वारा दास कैपिटल लिखा गया है। कार्ल मार्क्स के द्वारा दास कैपिटल लिखा गया है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट यह रूसो के द्वारा लिखा गया है। सामाजिक संविदा और अप्रैल थीसिस का संबंध किससे है? लेनिन से। नेक्स्ट है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन 1848 में हुआ है। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। नेक्स्ट है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? दोस्तों, बोल्शेविक क्रांति जो है यह नवंबर 1917 में हुई थी, जबकि पुराने जूलियन कैलेंडर के अनुसार यह अक्टूबर में हुई थी। तो इसलिए इसको हम अक्टूबर क्रांति भी कहते हैं। इसको अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अगला व्लादिमीर लेनिन के बारे में हम देख लेते हैं। व्लादिमीर लेनिन, इसका जन्म 1870 में और मृत्यु 1924 में हुआ था। 1887 में जार जो रूस का राजा था उसने लेनिन के भाई को फांसी पर चढ़ा दिया था। इससे लेनिन क्रांतिकारी हो गए थे और 1890 के दशक में उन्होंने मार्क्सवाद को अपना लिया और मजदूर आंदोलनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 1895 में उन्होंने मार्क्सवादी समूह का स्थापना किया था और इसकी स्थापना के परिणाम स्वरूप इसको रूस से निकाल दिया गया था, निर्वासित कर दिया गया था। 3 वर्षों के लिए निर्वासित किया गया था और 1898 में यह पुनः रूस लौटते हैं और 1898 में ही रूसी सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी की स्थापना की जाती है, तो इसके सदस्य बन जाते हैं। 1903 ईस्वी में इसी रूसी सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी 2 हिस्सों में बढ़ जाता है और यह है पहला बोल्शेविक, दूसरा मेंशेविक। तो बोल्शेविक का जो नेतृत्व है यह लेनिन के द्वारा किया जाता है। लेनिन बोल्शेविक के नेतृत्व करते हैं और बोल्शेविक जो है यह बहुमत वालों की पार्टी होती है, बहुमत दलों की पार्टी होती है, जबकि मेंशेविक अल्पमत का दल होता है। जार के पतन के बाद जर्मनी की मदद से 1905 में जब रूसी क्रांति असफल हो जाती है, तो रूसी क्रांति में इसने योगदान दिया था 1905 की रूसी क्रांति में भी, लेकिन जब यह रूसी क्रांति असफल हो जाती है तो इसको रूस से फिर से निर्वासित कर दिया जाता है और वहां से निर्वासित होने के बाद यह जब प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ होता है तो 1916 अप्रैल 1916 में जर्मनी की सहायता से पुनः रूस पहुंचता है और रूस पहुंचते ही उसने अप्रैल थीसिस नाम से एक पत्र जारी किया और उसके माध्यम से यह घोषणा की कि जो सारी सत्ता है वह किसको दे देनी है? सोवियतों को देने का आह्वान किया था और 7 नवंबर 1917 को लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविकों ने तख्ता पलट कर दिया था। विश्व की पहली सर्वहारा सरकार का गठन किया था और इस समय लेनिन ने जो नारा दिया था वह भूमि शांति, भूमि शांति और रोटी का नारा दिया और इस नारे की सहायता से वहां के आम जन को अपने पक्ष में करने में ये कामयाब हुए और इन्होंने फिर जो वहाँ सरकार पहले से चली आ रही थी उसका तख्ता पलट करके वहाँ पहली सर्वहारा सरकार बनाई। अगला प्रश्न है, भूमि शांति और रोटी का नारा किसने दिया था? तो भूमि शांति और रोटी का जो नारा है वह लेनिन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है, अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? तो अप्रैल थीसिस लेनिन के द्वारा तैयार किया गया था। ऑप्शन ए सही होगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रेसली-टोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो ब्रेसली-टोवस्क की संधि जब रूस में अक्टूबर क्रांति होती है तो उस क्रांति के पश्चात जब लेनिन की सरकार आती है तो सर्वप्रथम लेनिन ने रूस को प्रथम विश्व युद्ध से अलग कर लिया था और प्रथम विश्व युद्ध से स्वयं को अलग करने के लिए लेनिन ने जर्मनी के साथ एक संधि की थी। लेनिन ने किसके साथ संधि की थी? जर्मनी के साथ संधि की थी और इस संधि के माध्यम से 1918 में रूस जो है वह प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो जाता है और इस संधि का ही नाम क्या है? ब्रेसली-टोवस्क की संधि। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा रूस और जर्मनी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? नई आर्थिक नीति है यह लेनिन के द्वारा लाई गई थी और यह 1921 में, ऑप्शन ए इसका सही होगा, 1921 में लागू हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो लेनिन की मृत्यु 1924 में हो गई थी। नेक्स्ट है, 7 नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? 7 नवंबर 1917 को जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी, जिसे अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, इसका नेतृत्व लेनिन के द्वारा किया गया था।
लेनिन ने जब सरकार बनाया था तो ट्रोट्स्की जो है उसमें विदेश मंत्री बना था, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है 1917 की पहली रूसी क्रांति के किस नाम से जाना जाता है? तो 1917 में जो पहली रूसी क्रांति होती है जो कि मार्च में होती है और यह जूलियन कैलेंडर के अनुसार उस समय फरवरी होता है, तो जो पहली क्रांति होती है उसको हम फरवरी क्रांति के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 1917 की रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो 1917 की जो रूसी क्रांति हुई थी उसका तात्कालिक कारण प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय था, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाया? तो अल्पमत वाला दल जो है वह मेंशेविक कहलाया, जबकि बहुमत वाला जो दल था वह क्या कहलाया? बोल्शेविक। बहुमत वाला दल, बहुमत वाला दल, और इसका नेतृत्व किसने किया? लेनिन ने किया था, लेनिन इसके नेता थे। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम रूस में हुई थी, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? तो रूसी क्रांति के समय निकोलस द्वितीय का, जार निकोलस द्वितीय का रूस में शासन था। नेक्स्ट प्रश्न है लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? लेनिन का उत्तराधिकारी स्टालिन बना था। नेक्स्ट प्रश्न है रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? तो रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? जार, ऑप्शन बी सही होगा। अगला रूस पर किस राजवंश का शासन था? तो रूस पर रोमनोव राजवंश का शासन था, रोमनोव, ऑप्शन सी सही होगा। बुर्बो वंश का शासन कहाँ था? फ्रांस में। आर्लेयंस वंश का शासन भी फ्रांस में ही था। फ्रांस में जब जुलाई क्रांति होती है, 1830 की क्रांति होती है, तो इसके बाद आर्लेयंस वंश के फिलिप को वहां का सम्राट बनाया जाता है और हैब्सबर्ग साम्राज्य जो है यह वंश ऑस्ट्रिया में था, ऑस्ट्रिया में था। नेक्स्ट रूस में कृषि दासता को किसने समाप्त किया था? तो कृषि दासता को जार अलेक्जेंडर द्वितीय के द्वारा समाप्त किया गया था। यह समाप्त कब किया गया था? 1861 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है रास्पुतीन कौन था? तो रास्पुतीन रूस में भ्रष्ट पादरी को कहा जाता था, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से कितने दिन आगे चलता है? तो जो जूलियन कैलेंडर है वह 13 दिन पीछे होता है, पीछे, जबकि ग्रेगोरियन कैलेंडर 13 दिन आगे होगा, तो ऑप्शन इसका सी सही होगा। नेक्स्ट है चेका क्या था? तो रूस में चेका जो कि लेनिन के द्वारा स्थापित बनाया गया था, यह गुप्त पुलिस दस्ता था। चेका, चेका क्या था? गुप्त पुलिस दस्ता, ऑप्शन बी इसका सही होगा। नेक्स्ट है पेरेस्त्रोइका पुनर्गठन। पेरेस्त्रोइका का मतलब पुनर्गठन होता है तथा ग्लासनोस्त इसका मतलब खुलापन होता है। इसकी अवधारणा किसने दी थी? तो इसकी अवधारणा मिखाइल गोर्बाचेव ने 1980 के दशक में दी थी। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है यह 8 मार्च को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 1975 से की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो मजदूर दिवस 1 मई से मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 1890 से की गई है, जो कि सेकेंड इंटरनेशनल हुआ था उसके पश्चात से। नेक्स्ट है जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? तो इसकी पत्नी, जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना का संबंध ऑस्ट्रिया से था, ऑप्शन सी सही होगा इसका। नेक्स्ट है लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का गठन किसने किया था? रूस के संबंध में पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि अगर भारत हो तो लाल सेना का गठन खान अब्दुल गफ्फार खान आंसर होगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। जबकि रूस हो तो रूस में ट्रोट्स्की होगा आंसर, और इटली में गैरीबॉल्डी, इटली में गैरीबॉल्डी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी ट्रोट्स्की। नेक्स्ट है रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस में जार का अर्थ रूस का सम्राट होता है। रूस के सम्राट को, रूस के राजा को जार कहा जाता है। अगला प्रश्न है रूस में संसद को क्या कहा जाता है? तो रूस में संसद को ड्यूमा कहा जाता है, ऑप्शन ए इसका सही होगा। नेक्स्ट है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो सोवियत संघ का विघटन जो है 1991 में हुआ था।